आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके का मतलब विकास रास्ता भूल गया है या फिर विकास पहुंच ही नहीं पाया उस इलाके में। अगर बात करें तो शहर में सबसे गंदगी और सबसे खराब रास्ता गोना रोड का ही है कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले आप विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल लोकसभा का चुनाव लड़े। अगर सब चुनाव आप ही लड़िएगा तो और जनता क्या करेगी? एक सवाल ये भी लाजमी है। जिन्होंने कहा कि सियासत में तेरे खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरे शर्तों पर गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन कर दो फिर सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सवाल तो दिल्ली में मेट्रो का फ्री कर दिए महिलाओं के लिए, बस फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए और पंजाब में वादा किया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। तो इससे नहीं लग रहा है आपको कि श्रीलंका की तरह कभी इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी? कि ये मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा मूलभूत है, चिकित्सा मूलभूत है, इसको तो फ्री कर ही देना चाहिए, हर आदमी के लिए फ्री कर देना चाहिए। इसलिए कि एक अमीर आदमी कहाँ से अमीर होता है? गरीबों को लूट कर अमीर होता है। एक बहुत बड़े नेता का इलाज इस देश में होगा, हर बड़े से बड़े अस्पताल में हो जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा उसके गोद में एकदम तोड़ देगा। यह कहाँ का न्याय है? कौन सी आज़ादी है? कैसी आज़ादी है? कि अभी से भी जागो ये शेरे वतन, देखते देखते सब लुट जाएगा। सोचो क्या कहोगे भावी पीढ़ियों को, लगा दाग दामन का छूट जाएगा। जरा अपनी मन की तू तेवर बदल दे, पड़े राह कांटों का हट जाएगा। तेरे हाथों की खंजर चले ना चले, तेरे आहट से दुश्मन दहल जाएगा। अभी से भी जागो ये शेरे वतन, देखते देखते सब लुट जाएगा। किसके सर सजेगा ताज आरा मेयर का? शहर की सरकार। देखिए आरा न्यूज पे विशिष्ट कार्यक्रम चेहरा मेयर का। नमस्कार, आरा न्यूज के विशेष कार्यक्रम शहर की सरकार में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। शहर की सरकार के इस एपिसोड में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र सिंह त्यागी जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आरा शहर के लोगों के प्रति इनके पास क्या विजन है, आरा शहर के महिलाओं के प्रति इनके पास क्या विजन है और आरा शहर के युवाओं के प्रति इनके पास क्या विजन है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, आपका आरा न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी, जो आज साक्षात्कार के लिए आप उपस्थित हुए। राजेंद्र जी, सबसे पहली सवाल हम यहीं से उठाते हैं। आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके का मतलब विकास रास्ता भूल गया है या फिर विकास पहुंच ही नहीं पाया उस इलाके में। अगर बात करें तो शहर में सबसे गंदगी और सबसे खराब रास्ता गोना रोड का ही है। बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब और लाजमी भी है। शहर का विकास जो होना चाहिए नहीं हो पाया ढंग से, और ख़ासतौर से गोढ़ना रोड का विकास जिन लोगों को जनता ने मैंडेट दिया, जिन लोगों को जनता ने चुन करके जिम्मेवारियां दी, ये उनकी लापरवाही कहें, निष्क्रियता कहें, या जनता के प्रति उनका रुझान कम कहें, उन लोगों के चलते ही यह रोड कबाड़ बना रहा और घुटने तक कीचड़ पार करते हुए लोग आते थे, जाते थे, बहुत से लोग गिरते थे। लेकिन हमने इसके विरुद्ध में एक बार रोड भी जाम किया। रोड जाम करके हम लोगों ने मजबूर किया प्रशासन को कि आ करके आप रोड के हालात को देखें। अरे हम भी इंसान हैं, हम भी बिहार के बोनाफाइड नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं सरकार को, लेकिन बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हम यहाँ जी रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से दो मेयर पहले आरा नगर निगम में रह चुके हैं, फिर भी इस रोड की ऐसी स्थिति। अब तो ये ज़्यादा सवाल वाजिब होगा कि उन लोगों से पूछा जाए कि आप इस इलाके के एक नामचस मतलब नागरिक हैं, एक्टिव नागरिक हैं। जी। आपको कम से कम इस इलाके में हमेशा आंदोलन अनशन करना चाहिए था, सरकार के पास आपकी बात पहुंचानी चाहिए थी। मैंने तो प्रयास किया, जितना हो सकता है प्रयास किया। हमने कम से कम 20 बार प्रशासन के पास एप्लीकेशन ले जाने का काम किया, प्रशासन के कान को खड़ा करने का काम किया, प्रशासन को अवगत कराने का काम किया। लेकिन जो लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, हाँ, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो वैसे नेतृत्व से क्या फ़ायदा पब्लिक को? हाँ, लेकिन हमको अगर यह समय मेरे समय में होता तब वाजिब सवाल था मेरे साथ। लेकिन हम तो एक आम नागरिक की तरह जी रहे हैं, न उन लोगों से विवाद कर सकते हैं, न झगड़ा कर सकते हैं, केवल आग्रह कर सकते हैं। जो आग्रह उन लोगों से भी किया हमने, प्रशासन से भी किया हमने। नतीजा हुआ कि कुछ रोड़े गिरा दिए गए, रोलर चला दिए गए कि आने जाने लायक हो जाए, वैसा ही हुआ। लेकिन यहाँ की जनता भी एग्रेसिव नहीं हो पाई, अपने अधिकार के प्रति जनता भी थोड़ा सा निराश रहती है, बहुत ज़्यादा तत्पर नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है।
त्यागी जी, अगर बात करें ये नगर निगम की, तो शायद पहली बार ये नगर निगम का चुनाव ओपन चुनाव हुआ है और ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां से 2 या 3 मेयर प्रत्याशी अब की बार मतलब लड़ाई में नहीं है। अगर गोरना रोड की देख ले तो पूर्व मेयर हैं, कोई चौधरी जी करके हैं, आप हैं, 3 मेयर प्रत्याशी हैं और अब ये लग रहा है कि दर्जनों से ऊपर मेयर प्रत्याशी होंगे। लोग आपको क्यों वोट दें? सबसे बड़ी सवाल यह है कि लोग आप पे विश्वास क्यों जताएं? देखिए, सबसे पहली बात, बड़ी बात है कि मैं लड़ना भी नहीं चाहता था। पहले जो चुनाव होते थे वार्ड काउंसलर मिल करके चुनते थे और उसमें जो लोग भी मेयर बने, चाहे पहले से बने थे, चाहे जो लोग भी अपना एक राजनीतिक सिस्टम के तहत मेयर का पद पाए, वे लोग खरीद बिक्री करके पाए थे, जो जनतंत्र को कलंकित करता है। जनतंत्र में इसकी जगह नहीं है कि किसी के मत को खरीद लें, किसी को बेच दें, तो मनुष्य को बाजारू बना दिया गया था। तो इस चीज़ का मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, यह निंदनीय है। तब की बार स्वागत कर रहे हैं इसका, चुनाव का, ओपन चुनाव का? हाँ, यह सरकार ने बहुत एक अच्छा कदम उठाया कि कम से कम जनता को डायरेक्ट चुनने का हक दे दिया, कि उस खरीद फरोख्त से लोगों को बचाया और जनता अपने मन से चुनेगी। और इसी का नतीजा है कि मेरे जैसा आदमी शहर में 20-25 बैठक करने के बाद हमको लोगों ने प्रेरित किया कि आप लड़िए। ज़रूरी है आपके जैसे विचारवान को, आपके जैसे चरित्रवान को आना ज़रूरी है। तब हम जा कर के पहल किए और लोगों के भरोसे पर, लोगों के कहने पर हम पहल किया और आज मन बनाए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े मेयर का। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले आप विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल लोकसभा का चुनाव लड़े। अगर सब चुनाव आप ही लड़िएगा तो और जनता क्या करेगी? एक सवाल ये भी लाजमी है। जी, आपने सवाल किया, आप सवाल करने के लिए फ्री है, कुछ भी सवाल कर सकते हैं। जी। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि जनतंत्र जिंदा है, यहाँ लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र उसी दिन मर जाएगा जिस दिन लोग लोकतंत्र में संघर्ष करना बंद कर देंगे। जब कहा गया है कि जब सड़कें सुन्नी होती है तो लोकसभा और विधानसभा पंगु हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। सड़कों पर लोगों को दिखना चाहिए। जितना ही अधिक लोग लड़ रहा है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है, लोकतंत्र का फॉलो किया जा रहा है। लोकतंत्र में लड़ना वाजिब है, लड़ना चाहिए, सबको अधिकार मिला है। लेकिन तब है जनता बीच में आती है। जनता को यह तय करना है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कहाँ हमारे विश्वासों को आघात नहीं लगेगा, कहाँ हमारे आंसू नहीं टपकेंगे, कहाँ हम सुरक्षित होंगे। कौन सा ऐसा आदमी है जिसके यहाँ न्याय मिल सकता है, चाहे जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए कदम उठा सकता है, वैसे पुरुषार्थी आदमी का वो चुनाव करेगा। मेरे जैसा आदमी, हम सियासत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इस मामले में नहीं रखते, चूँकि हम लाभ के लिए लड़ नहीं रहे हैं। जैसे कुमार विश्वास जी ने कहा कि सियासत में तेरे खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरे शर्तों पर गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन कर दो फिर सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सवाल पूछते हैं, आप डॉक्टर भी हैं, जी, किसी एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जी, आप नेता भी हैं और एक आप में कभी झलक रही है, किसको आप बेहतर देखते हैं अपने आप में? देखिए, सब अपने आप में बेहतर है। अगर इंसान के अंदर किसी भी तरह की क्वालिटी है और वो जनहित में है, अगर हमारी संस्कृति को जिंदा करने के लिए है, समाज को जिंदा करने के लिए है, वजूद को, समाज के वजूद को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, तो किसी भी तरह का क्वालिटी है वो सब का सब देश के काम आएंगे और देश के भविष्य के लिए वो सब के सब बेहतर होते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक होती है कि पार्टी पॉलिटिक्स, आप किस पार्टी की तरफ आपका रुझान रहेगा? देखिए, यह तो चुनाव जो मेयर का चुनाव है किसी पार्टी बेसिस पर होने नहीं जा रहा है। चुनाव के बाद हम व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर किसी भी आदमी का चुनाव में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उतर जाए, यहाँ कोई भी प्रतिनिधि आ जाए, तो सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं, उसके चारित्रिक विश्लेषण करते हैं। वो आदमी नेक दिल है कि नहीं, उसमें संघर्ष करने की क्षमता है कि नहीं, वो पवित्र आचरण का है कि नहीं, इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर लगता है कि राजनीति में किसी के पास, अभी जो राजनेता है उनके पास पवित्र दिल है, आचरण सही है? देखिए, एक बहुत बड़े महात्मा कह गए थे कि लखेरों की जिंदगी की आखिरी दुर्गति राजनीति है। राजनीति, और आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जी। तो सवाल यह है ना कि जब कीचड़ को साफ करना होता है तो कीचड़ में प्रवेश करना पड़ता है। बिना कीचड़ में प्रवेश किए कीचड़ हम साफ नहीं कर सकते। जब राजनीति में आगे बढ़े हैं
तो राजनीतिक बुराइयों से हम दूर कैसे भागें? उनको दूर करने के लिए हमें इसी में घुसना होगा, तब धीरे धीरे हम इसकी सफाई कर सकते हैं। अन्यथा इस राजनीति से दूर रह करके राजनीतिज्ञों को और राजनीति को स्वच्छ नहीं कर सकते। जो आप बात बोले हैं यही बात पहले अरविंद केजरीवाल जी बोले थे कि इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ के अंदर जाना पड़ेगा। और आज केजरीवाल जी सीएम हैं और एक राज्य में अपना सीएम बना चुके हैं, तीसरी राज्य गुजरात में चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, यह दर्द झलकता है। देश आज़ाद हुआ, यह आज़ादी सबको मुयस्सर होना चाहिए, सबको मिली थी, लेकिन सच पूछा जाए तो देश आज़ाद आज भी पूर्ण रूप से नहीं है। पूंजीपति, शोषक और दलाल आज आज़ाद हैं। इसी पर हमको एक कविता याद आ रहा है दुष्यंत जी का। उन्होंने कहा कि सोचा था गरीबी मिट जाए पर चांदी रही अमीरों की, आवाम तड़पती रही मगर चल पड़ी तिजारत हीरो की, राष्ट्र की गरिमा बौनी पड़ गई स्वार्थ हिमालय की चोटी, वही दूर दिन द्वार खड़ा फिर कौन खाए बधिर घास की रोटी, झेलम का निर्मल पानी आंसू बन देश में फैला है, मातृभूमि की उजली साड़ी आज भला क्यों मैला है। तो हम हर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज भूखमरी इतनी क्यों है, बेरोजगारी इतनी क्यों तेज़ी से बढ़ रही है, इतने माने हमारे यहाँ संसाधन हैं, उस संसाधन का प्रयोग जनहित में क्यों नहीं किया जा रहा है। केवल चुनाव लड़ना ही मकसद बना लिया जाए, जीतना ही मकसद बना लिया जाए और जनता की आकांक्षाओं पर कभी भी विचार न किया जाए तो वह देश विकास की ओर नहीं जाता। त्यागी जी, आप काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। अब तक राजनेता का नाम नहीं बताया या पार्टी का कोई नाम नहीं बताया जिसके प्रति आपका रुझान हो। देखिए, व्यक्तित्व के प्रति मेरा रुझान है। तो कौन से व्यक्ति आपको अच्छे लग रहे हैं अभी तो सच पूछा जाए तो पूरे भारत देश में अरविंद केजरीवाल के क्लेवर का हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि उसका डायरेक्ट लगाव पब्लिक से रहता है और वो आदमी जो कमिटमेंट करता है पब्लिक के बीच में जाकर, जैसे कि किसी कवि ने कहा कि कहा चिराग मुअस्सर हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मुअस्सर नहीं शहर के लिए। तो बड़ी शुभ होता है ऐसे समय पर। फॉलो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और उनके राजनीतिक विरोधी कहें तो कुमार विश्वास जी की कविता को सुना रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब सही है? मैं सच्चाई का फॉलो कर रहा हूँ, मैं न्याय का फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी नेता का फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए आपने अरविंद केजरीवाल का नाम रखा इसलिए कि अभी जो भी कुछ कर रहे हैं उनके कर्म जो सामने आ रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं, आपके अनुसार काम ठीक कर रहे हैं। जी, अभी तो ठीक कर रहे हैं। तो दिल्ली में मेट्रो का फ्री कर दिए महिलाओं के लिए, बस फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दिए और पंजाब में वादा किया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। तो इससे नहीं लग रहा है आपको कि श्रीलंका की तरह कभी इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी? ये संभव हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है अरविंद केजरीवाल का गलत कदम हो। मैं बता रहा हूँ, यह अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं, जितना वो पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं, वो केवल करप्शन को बंद कर दिया जाए तो चूंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा मूलभूत है, चिकित्सा मूलभूत है, इसको तो फ्री कर ही देना चाहिए, हर आदमी के लिए फ्री कर देना चाहिए। इसलिए कि एक अमीर आदमी कहाँ से अमीर होता है? गरीबों को लूट कर अमीर होता है। एक बहुत बड़े नेता का इलाज इस देश में होगा, हर बड़े से बड़े अस्पताल में हो जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा उसके गोद में ही दम तोड़ देगा। यह कहाँ का न्याय है? कौन सी आज़ादी है? कैसी आज़ादी है? तो आप कह रहे हैं कि बार बार कविता 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है। यही आज़ादी है देश की। तो हो सकता है अगले चुनाव में पुरुष भी चिल्लाने लगे कि मुझे भी मेट्रो में फ्री करिए, बस में फ्री करिए, जैसे महिलाओं को फ्री किया है। तो ये हो सकता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं लोग। अगर ऐसे राज्य के राज्याध्यक्ष ईमानदार हो जाए, अगर वैसे राज्याध्यक्ष करप्शन पर रोक लगा दे, तो फ्री करने के बावजूद भी स्टेट और देश में बहुत राजस्व बचेगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, विकास बढ़ाया जा सकता है, कंपनी कारखाने खोले जा सकते हैं। आपके देश में संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन देश में लूट बहुत है। आज एक आदमी के पास अभी हम कुछ पूंजीपतियों का नाम है अडानी वगैरह, अंबानी का। देश कोरोना काल में, विपत्ति के काल में पूरा देश करा रहा है, रो रहा है, लोग पैदल आ रहा जा रहे हैं और इनके हजारों करोड़ के पर डे के मुनाफा हो रहे हैं। चलिए त्यागी जी, बात करते हैं फिर से हम आरा पे। आपके अनुसार आरा नगर निगम में अभी तक विकास हुआ है या फिर विकास नहीं हुआ है? विकास होता तो लोग रोते नहीं। लोग कहता है कि दिल के मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, तुम्हारी सारी चालाकी वहाँ से खो के गुजरी है, तुम्हारे और मेरे रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। हम तो देखे अपने रोड में 4 वर्षों से हम
उसी हालात को झेल रहे हैं, उसी परिस्थिति को झेल रहे हैं। जब बरसात आ जाता है पर डे 50-100 लोग गिरते हैं इस रोड में, और कीचड़ को पार करके हुआ अब जाना पड़ता है। कोई निकट संबंधी भी आ जाता है, उसको आने में एक बार सोचना पड़ता है कि वहाँ जाएं या नहीं जाएं, या स्टेशन पर ही रात गुजार लें। तो ऐसी परिस्थितियों में तो हम जी रहे हैं, लेकिन कहें तो किससे कहें? जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना, कौन सुन रहा है मेरी बात को? लेकिन इसीलिए मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार लोग सुनेगा मेरी बात को। जरूर मेयर के पास एक पावर होता है, एक शक्ति होता है। अगर मेरे जैसा आदमी जीत जाए तो उस पावर और शक्ति को हम जनता की भी होता है, और एक और चीज़ होता है जो आप चुक रहे बोलने से, फंड वगैरह, वही ताकत है, वही ताकत है। फंड का कमीशन ताकत नहीं ना है त्यागी जी। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जो पहले से लड़ते आए हैं, खरीद फरोख्त करते आए हैं, व्यवसाय किए, राजनीति नहीं किए। और हम जिंदगी में राजनीति किए हैं, व्यवसाय नहीं किए। तो हम राजनीति करने के लिए आए हैं, व्यवसाय करने के लिए नहीं आए हैं। जिस दिन मेरे ज़िंदगी में यह कमीशन शब्द आ जाएगा या रिश्वत शब्द आ जाएगा, उस दिन हम अपनी मौत कबूल कर लेंगे, लेकिन यह कबूल नहीं करेंगे। चूँकि मेरे लिए जनता भी एक वोट देगी और मैं भी अपने लिए एक ही वोट दूंगा। आप त्यागी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ मैनिफेस्टो आपका भी होगा, कुछ आरा शहर के लोगों के लिए आपके पास भी विजन होगा। आरा शहर का विकास कैसे किया जाए? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आरा शहर में ट्रैफिक की है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो गोहना रोड की हो गई है वर्तमान में। और यहाँ पे जो रोड पहले 10 फीट का था, वहीं 10 फीट का रोड अभी भी है। नाली का तो पता नहीं, नाली पे दुकान है कि दुकान में नाली है, कि दुकान में नाली है, कि नाली में दुकान है, इसका पता नहीं आता गोहना रोड में खासकर। तो ये कैसे आप संभाल पाइएगा इसको? देखिए, यह समस्या एक आदमी का बस का नहीं है। अगर कोई कहता है तो ये गलत कहता है। हाँ, अब इसमें कोई तेज आदमी हो, डिप्लोमेटिक आदमी हो, अगर बहुत ज़्यादा बिहेवियर उसका अच्छा हो, तो इसमें यह किया जा सकता है, और मेरे जैसा आदमी यही करेगा कि पूरे शहर के आम जनता और प्रशासन को एक साथ बुला करके बैठक करे, एक सामंजस्य स्थापित करे, और उन्हीं से सवाल किया जाए कि ये उचित है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, इसे कैसे ठीक किया जाए। आप इसमें पहल करिए, प्रशासन आपके साथ होगा। तो लोगों को इससे खामियां गिनाया जाए, इसके गुण गिनाए जाए, तो शायद लोग भी तैयार हो जाएंगे, आम आवाम भी तैयार हो जाएगी कि हम हमारे भलाई के लिए अगर किया जा रहा है। लेकिन अब रोड जाम के लिए बीच रोड में लोग सब्जी बेचने लगता है। तो सरकार का यह काम है, गरीब गुरबा लोग हैं, 2 वक्त की रोटी उन्हें भी चाहिए, वो भी देश आज़ाद देश के नागरिक हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था कहाँ आप करेंगे? ये सरकार का काम है, ये मेरा काम है। अगर हम उनको जगह दे देते हैं और लोगों को हाथ जोड़ करके समझा देते हैं कि 10 कदम दूर भी जाना पड़े तो आप जाइए, ट्रैफिक को क्लियर करने दीजिए, रहने दीजिए, रोड को साफ रहने दीजिए, तो शायद लोग मान जाएंगे। आपके पास आरा शहर के युवाओं के प्रति और खासकर आरा शहर के महिलाओं के प्रति, अगर आप पूरे आरा शहर में कहीं भी चले जाएं तो महिलाओं के लिए कहीं शौचालय नहीं है, ये बात मानते हैं ना आप? ये अभाव खटक रहा है। बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। अगर मेरे जैसा आदमी, अगर जनता ने हम में विश्वास किया, हमको उस जगह पर पहुंचाने का कष्ट किया, उस लायक हमको समझा, तो इस बात को हम ज़रूर रखेंगे। और शहर में जहाँ जहाँ हमको जगह मिलेगा, जहाँ सरकारी जगह मिलेगी, जहाँ संभव हो सकेगा, हम सबके लिए शौचालय बनवाना उचित समझेंगे। और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर मेरे जैसा आदमी वहाँ पहुँच जाता है तो गरीब बच्चों के लिए भी मैं अलग से कोचिंग की व्यवस्था भी कराऊंगा, जहाँ गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें। अगर मान लिया कि वो बीएड नहीं कर पाते हैं, महंगी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी पढ़ाई की हम व्यवस्था अलग से करेंगे। और ख़ास तौर से जो स्कूली सिस्टम है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई लापरवाही बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई कम है, लापरवाही ज़्यादा है, पेमेंट अधिक है। कमी कहाँ है? सिस्टम में कमी है या फिर शिक्षक में कमी है? देखिए, यह एक मानसिक रोग है। जो लोग उस पद पर पहुंच गए, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पाते हैं। सारे बच्चों को देश का भविष्य समझ करके अगर टीचर अपनी जिम्मेवारी समझने लगे कि हम देश का भविष्य संवार रहे हैं इस माध्यम से, तो निश्चित रूप से यह संवरेगा और देश के बच्चे भी और सरकारी स्कूल के बच्चे भी कंपटीशन लायक तैयार हो जाएंगे और गरीब के घरों में भी रोशनी फैलेगी। यही सही अर्थों में यही आज़ादी हुआ कि जो जहाँ है अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, केवल अधिकार के प्रति सचेत न हो, कर्तव्य का भी ख्याल रखें। जी, एक सवाल आपसे और है, आरा शहर के लिए आपके पास क्या विज़न है? आरा शहर के लिए विजन तो बहुत है, लेकिन तब है कि विजन पूरा तब होगा जब, देखिए, इसके लिए मास्टर प्लान बनाना होगा, विशेषज्ञों को बुलाकर, प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बुलाकर
और पब्लिक के जो अच्छे सोच के लोग हैं वैसे लोगों को बुला करके एक मैप तैयार कीजिए, एक स्केच तैयार कीजिए और उस पर अमल कीजिए। सबसे पहले आरा को सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े ड्रेनेज की ज़रूरत है जो जल जमाव कहीं नहीं होने दे, और उसके साथ लिंक ड्रेनेज लगा दीजिए, उसके साथ लिंक कर दीजिए छोटे छोटे ड्रेनेज को कि पानी का रुकावट कहीं नहीं हो। कि अंतिम क्वेश्चन कि आरा शहर की युवाओं से, महिलाओं से और बुजुर्गों से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? आरा के सभी बुजुर्गों को, सबसे पहले महिलाओं को मेरा चरण स्पर्श, मैं सबको प्रणाम करता हूं, और युवाओं को मेरा इनकलाब, और छोटे बच्चों को शुभ प्यार। मैं सबका विकास चाहता हूं, सबका भलाई चाहता हूं, और सबकी मांग को आदि पूरा कर नहीं सकता, लेकिन लोगों के भावनाओं को कदर करते हुए, लोगों के अरमानों को देखते हुए मैं कोशिश ये करूं कि आरा शहर में कम से कम करप्शन हो और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा हो, जो उन्हें मिलना चाहिए उनके चौखट तक जाए, उसमें किसी भी तरह का कोई बिचवलिया धोखाधड़ी न कर सके, उसमें रिश्वत न ले सके, उसके हक को मार न सके, क्योंकि हर चेहरे पर हम खुशी देखना चाहते हैं, हर चेहरे की हंसी को हम देखना चाहते हैं, और हर लोग ये महसूस करने लगे कि मेयर हम ही हैं। अगर मेरे जैसा आदमी जीत कर जाए तो पूरे शहर के लोग सोचें कि मेयर हम ही हैं, इसलिए कि उनको इतनी इज्जत मिले और उनको किसी भी तरह के किसी काम के लिए परेशानी ना हो। अगर ऐसा होता भी है तो हम प्रशासन में, सिस्टम में जाकर घुस करके आग्रह करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उस पर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे, दंडात्मक कठोर से कठोर भी कार्रवाई करेंगे कि जनता के साथ कभी भी इस तरह की धोखाधड़ी और नाइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ न्याय हो, उनका वाजिब हक उनको मिले, ताकि वो भी समझ सके कि संविधान मेरे साथ है, हम आज़ाद हैं और आज़ादी की किरण हम तक आ रही है। अंत में हम आरा के आम आवाम को अपनी लिखी हुई 4 लाइन सुनाना चाहता हूं और सचेत करना चाहता हूं कि अभी से भी जागो ये शेरे वतन, देखते देखते सब लुट जाएगा, सोचो क्या कहोगे भावी पीढ़ियों को, लगा दाग दामन का छूट जाएगा, जरा अपनी मन की तू तेवर बदल दे, पड़े राह कांटों का हट जाएगा, तेरे हाथों की खंजर चले ना चले, तेरे आहट से दुश्मन दहल जाएगा, अभी से भी जागो ये शेरे वतन, देखते देखते सब लुट जाएगा। अब तक आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह त्यागी जी को, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, लेकिन ये तो चुनाव है और ओपन चुनाव है, जनता को अच्छी लगनी चाहिए, जनता को ये बात समझनी चाहिए। और इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।